हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 20 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए अगर आपको ग्रामीण प्रवेश की ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले 2022 और 2021 के कुछ अवार्ड का रिवाइज करेंगे। तो पहला ध्यान रखेंगे मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार तो 2022 का किसे दिया गया, तो गीतांजलि श्री को टॉम ऑफ सेंड के लिए। और दोस्तों, जो गीतांजलि श्री हैं ये उत्तर प्रदेश से हैं, तो ध्यान रखेंगे। 2021 का किसे दिया गया, तो डेविड डियोप को। और किस उपन्यास के लिए, तो एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। 2020 का किसे दिया गया, तो मार्के लुकास रीजनेवेल्ड। और किस पुस्तक के लिए, तो डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए। ठीक है, तीनों नाम ध्यान रखेंगे। मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार, देखिए यहाँ पर थोड़ा अंतर है। मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार है और ये है मैन बुकर पुरस्कार। इंटरनेशनल की अगर बात करें तो ये तीनों नाम ध्यान रखेंगे। 2022 का गीतांजलि श्री जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, टॉम ऑफ सेंड। 2021 डेविड डियोप और 2020 मार्के लुकास रीजनेवेल्ड। मैन बुकर पुरस्कार की अगर बात की जाए तो 2021 का दिया गया है डेमन गलगुट को द प्रॉमिस के लिए और 2020 का दिया गया है डगलस स्टुअर्ट को सगी बेन के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की अगर बात की जाए तो हिंदी के लिए जो है 2021 का यह अवार्ड दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया सम्राट अशोक के लिए। और अंग्रेजी का दिया गया है नमिता गोखले को थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए। अगला ध्यान रखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार तो 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है 2022 में दिया गया दामोदर मौजे को। और 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 का ये दिया गया है नीलमणि फूकन को। सरस्वती सम्मान 31वां किसे दिया गया 2021 में, तो रामदरस मिश्रा को मैं तो यहाँ हूँ के लिए। और दोस्तों, जो रामदरस मिश्रा हैं ये भी कहाँ से हैं, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। 30वां सरस्वती सम्मान जो है 2020 का किसे दिया गया, तो डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को सनातन के लिए। व्यास सम्मान की अगर बात की जाए तो 31वां जो व्यास सम्मान है 2021 का ये असगर वजाहत को दिया गया है महाबली के लिए। और जो 30वां व्यास सम्मान है 2020 का ये शरद पगारे को दिया गया पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए। तो ये सभी नाम आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। और दोस्तों, जैसे अभी 2022 चल रहा है तो 2021 और 22 दोनों आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में जो है एक साल पीछे के पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने पीलीभीत टाइगर प्रोटेक्शन फाउंडेशन स्थापित करने की मंजूरी दी, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है पीलीभीत टाइगर प्रोटेक्शन फाउंडेशन स्थापित करने की मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने औद्योगिक भूखंडों के उप विभाजन की नई नीति को स्वीकृति प्रदान की, तो उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की अगर आपको लास्ट 1 ईयर यानी साल 2021 की आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इस PDF ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की यानी कि नवंबर 2021 से लेकर के अप्रैल 2022 तक की PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ये दोनों PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो PDF ई बुक है इसमें हमने करंट अफेयर के साथ साथ यूपी जीके के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया है। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश अब किस राज्य के बाद हर जिले के लिए गुड गवर्नेंस इंडेक्स लाने की तैयारी में है, तो जम्मू कश्मीर के बाद जो है अब उत्तर प्रदेश भी हर जिले के लिए गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है लाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, तो जो केरल है ये एशिया में पहले स्थान पर है अफोर्डेबल टैलेंट में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस पोर्टल को शुरू किया गया, तो अभी जो है राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल को शुरू किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए रंजना प्रकाश देसाई को। अगला क्वेश्चन है, GST काउंसिल की 47वीं बैठक का आयोजन जो है ये कहाँ पर किया गया, तो श्रीनगर में जो है GST काउंसिल की 47वीं बैठक का आयोजन किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की ऊपरी आयु सीमा पहले साल के लिए 21 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? तो 23 वर्ष की है एक साल के लिए, यानी पहले वर्ष के लिए जो है इसकी आयु सीमा अधिकतम 23 साल रहेगी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक भारत में कब तक 5G सेवाएं लॉन्च कर दी जाएंगी? तो मार्च 2023 तक जो है भारत में 5G सेवाएं लॉन्च कर दी जाएंगी। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, इस वर्ष के वृक्षारोपण अभियान में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गांव में कम से कम कितने वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 75, यानी कि 75 वृक्ष। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार की ये योजना है कि 15 अगस्त तक प्रदेश के 58,000 गांव में वृक्षारोपण किया जाएगा और इस अभियान के तहत प्रत्येक गांव में जो है 75 पेड़ लगाए जाएंगे। ग्राम विकास विभाग के साथ मिलकर जो अमृत सरोवर बनाए गए हैं और इसके साथ ही जो धार्मिक स्थल है यहाँ पर जो है वृक्षारोपण किया जाएगा। अभियान के तहत जो भी वृक्ष लगाए जाएंगे उनकी संरक्षण और रख रखाव का पूरा ध्यान रखा जाएगा। वृक्षारोपण अभियान की निगरानी के लिए तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा। वृक्षारोपण अभियान के लिए सरकार के पास 45.63 करोड़ पौधे जो है उपलब्ध है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है 15 अगस्त तक प्रदेश के 58,000 गाँव में वृक्षारोपण करने का लक्ष्य रखा है और इस अभियान के तहत जो है प्रत्येक गांव में कितने पेड़ लगाए जाएंगे? तो 75 पेड़ जो है प्रत्येक गांव में लगाए जाएंगे और इस बार जो है वृक्षारोपण अभियान के लिए सरकार 45.63 करोड़ पौधे लगाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT संस्थान के विशेषज्ञों ने पानी की जांच के लिए ई कोली परीक्षण किट तैयार की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, IIT कानपुर। दोस्तों जो IIT कानपुर संस्थान है यहाँ पर पृथ्वी विज्ञान विभाग के विशेषज्ञों ने पानी की जांच के लिए ई कोली परीक्षण किट तैयार की है। इस किट पर पानी की बूंद का रंग, उसमें घुलित जहरीले केमिकल की जानकारी देंगे। जल जीवन मिशन के तहत विकसित की गई इस परीक्षण किट के इस्तेमाल के लिए अर्थफेस फ्लो, ध्यान रखेंगे, अर्थफेस फ्लो नामक एक एंड्रॉयड ऐप है, यानी एप्लीकेशन है जिसे तैयार किया गया है। इस ऐप का उपयोग पानी के नमूनों की जांच के परिणामों को रिकॉर्ड करने, उसकी रिपोर्ट देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में होगा। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो IIT कानपुर संस्थान है यहाँ पर जो है विशेषज्ञों ने पानी की जांच के लिए ई कोली परीक्षण किट तैयार की है और ये जो परीक्षण किट है ये क्या करेगी? तो इस पर जो है पानी की बूंद का रंग, उसमें घुलित जहरीले केमिकल की जानकारी देंगे, यानी जो जल है उसमें जो केमिकल है उसकी जानकारी जो है ये किट के माध्यम से पता चलेगी। इसके लिए दोस्तों एक एप्लीकेशन का भी उपयोग किया जाएगा, तो इसका नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। हो सकता है एग्जाम में एप्लीकेशन का नाम पूछ दें, तो ध्यान रखेंगे अर्थफेस फ्लो नामक एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, इसके माध्यम से ही जो है इसे यूज में लाया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे अर्थफेस फ्लो नामक एंड्रॉयड ऐप है और जो किट तैयार की गई है उसका नाम क्या है? तो ई कोली नाम से जो है एक परीक्षण किट तैयार की गई है। किसने तैयार की है? तो IIT कानपुर संस्थान के विशेषज्ञों ने। अगला क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व कप्तान 37 वर्षीय विलियम पोर्टरफील्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो ये जो क्रिकेटर थे ये कहाँ के थे? आयरलैंड के। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, इनका नाम था विलियम पोर्टरफील्ड। ये 37 वर्षीय थे और इन्होंने जो है अभी क्या ले लिया? संन्यास ले लिया। आयरलैंड के पूर्व कप्तान 37 वर्षीय विलियम पोर्टरफील्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। पोर्टरफील्ड ने संन्यास की घोषणा के बाद कहा कि 16 साल तक अपने देश का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए सम्मान की बात है। पोर्टरफील्ड ने 2 एकदिवसीय विश्व कप व 5 T20 विश्व कप में आयरलैंड का नेतृत्व किया है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जो आयरलैंड के पूर्व कप्तान थे 37 वर्षीय विलियम पोर्टरफील्ड, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। देखिए एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विलियम पोर्टरफील्ड ये किस खेल से संबंधित है? तो ध्यान रखेंगे क्रिकेट से संबंधित है। अगर पूछ लिया जाए कि ये क्रिकेटर है, इन्होंने हाल ही में संन्यास लिया, ये किस देश से संबंधित है? तो आयरलैंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। दोस्तों बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का जो पहला राज्य बना है वो बना है गुजरात।
यहाँ पर जो है क्या होगा, तो यह लड़कियों की एक पंचायत है जिसका उद्देश्य लड़कियों के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना और राजनीति में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना। इसका प्रबंधन 11 से 21 आयु वर्ग की लड़कियों द्वारा किया जा रहा है। यह सबसे पहले गुजरात के कच्छ जिले के कुनारिया, मस्का, मोटागुआ और वडसर गांव में शुरू किया गया था। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि बालिका पंचायत जो है शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया, तो ये बन गया है गुजरात। ठीक है, और ये जो बालिका पंचायत है ये किस तरह की पंचायत है, यहाँ पर जो है लड़कियों के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा और राजनीति में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना इस पंचायत का उद्देश्य रहेगा। और इस पंचायत का प्रबंधन 11 से 21 आयु वर्ग की लड़कियों द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात। अब दोस्तों गुजरात से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो ध्यान रखेंगे, पहला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है वो कहाँ पर है, तो ये है गुजरात में। ठीक है, ध्यान रखेंगे गुजरात में है और गुजरात में भी कहाँ पर है, तो ध्यान रखेंगे अहमदाबाद में जो है ये स्थित है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। इसका पुराना नाम क्या था, तो मोटेरा स्टेडियम इसका पुराना नाम था, लेकिन हाल ही में इसका नाम बदला गया और नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम इसका नाम कर दिया गया। अगला क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, यूनेस्को में शामिल होने वाली पहली सिटी कौन सी है, तो यूनेस्को में शामिल होने वाली जो पहली सिटी है वो है अहमदाबाद। ध्यान रखेंगे, यूनेस्को में शामिल होने वाली ये पहली सिटी है। अगला क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पर है, तो दुनिया की जो सबसे ऊंची प्रतिमा है वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ध्यान रखेंगे, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है और ये है कहाँ पर, तो ये नर्मदा जिले में है। नर्मदा जिले में है ये, ध्यान रखेंगे नर्मदा जिले में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ध्यान रखेंगे आप, अगर ऊंचाई की बात की जाए तो 182 मीटर इसकी ऊंचाई है और अगर बेस सहित देखा जाए तो 240 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाती है। ठीक है, और इस तरह से ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस ये टापू पर है, तो साधु बेट टापू पर ये स्थित है। ठीक है, और अगर नदी पूछ लिया जाए किस नदी के किनारे, तो नर्मदा नदी के किनारे ये स्थित है। अगला क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, भारत में पहला स्टील रोड जो है ये कहाँ पर बना, तो ये सूरत में बना। ध्यान रखेंगे, सूरत में बनाया गया भारत का पहला स्टील रोड। भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन जो है ये कहाँ पर है, तो भारत का पहला जो बुलेट ट्रेन स्टेशन बनाया गया ये भी कहाँ पर बना, ये भी सूरत में बनाया गया। सीमा दर्शन परियोजना कहाँ से संबंधित है, तो ये भी गुजरात से ही संबंधित है, सीमा दर्शन परियोजना। और ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर करने वाला पहला राज्य भारत का कौन सा बना, तो ये भी बना है गुजरात। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सभी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का ताज किसे पहनाया गया, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सरगम कौशल को। और यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, ये हैं सरगम कौशल जिन्हें मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022 और 23 का ताज पहनाया गया। मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का आयोजन जो है ये 15 जून 2022 को मुंबई में आयोजित किया गया था। श्रीमती सरगम कौशल को विजेता का ताज पहनाया गया और वे मिस वर्ल्ड 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। उसके बाद श्रीमती जूही व्यास प्रथम उपविजेता रहीं और श्रीमती चाहत दलाल द्वितीय उपविजेता रहीं। श्रीमती सरगम कौशल को भारत के सभी हिस्सों से 51 अन्य प्रतियोगिताओं के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने वाली विजेता के रूप में चुना गया। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का जो आयोजन है ये मुंबई में किया गया था 15 जून को। तो इसकी विजेता जो है कौन रही, तो श्रीमती सरगम कौशल जो है मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 की विजेता रहीं और ये जो है मिस वर्ल्ड 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। तो ध्यान रखेंगे इनका नाम श्रीमती सरगम कौशल। अगला क्वेश्चन है, 44वें शतरंज ओलंपियाड की ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ किसने किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 44वें शतरंज ओलंपियाड की ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ किया। नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2022 को नई दिल्ली में 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ किया।
ये मसाल भारत के 75 अलग अलग स्थानों से होकर गुजरेगी। इसकी शुरुआत दिल्ली से होगी और ये महाबलीपुरम तक जाएगी, जहां इसका आयोजन होना है। शतरंज ओलंपियाड 28 जुलाई से 10 अगस्त 2022 के बीच आयोजित होगा। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE ने शतरंज ओलंपियाड मसाल की स्थापना की है, जो ओलंपिक परंपरा का हिस्सा है, लेकिन शतरंज ओलंपियाड में कभी नहीं किया गया था। भारत शतरंज ओलंपियाड मसाल रिले रखने वाला पहला देश होगा। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मसाल रिले का शुभारंभ किया। अब ये जो मसाल रिले है ये 75 अलग अलग स्थानों से होकर के गुजरेगी और इसकी शुरुआत दिल्ली से होगी और ये कहाँ तक जाएगी, तो महाबलीपुरम तक जाएगी, जहाँ पर शतरंज ओलंपियाड का जो है आयोजन किया जाएगा। दोस्तों ध्यान रखेंगे कि 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन जो है ये कब से कब तक किया जाएगा, तो 28 जुलाई से ये शुरू होंगे और 10 अगस्त 2022 तक ये आयोजित किए जाएंगे। ठीक, तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एनम एजुथम योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु सरकार ने जो है हाल ही में एनम एजुथम योजना शुरू की है। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, उन्होंने 8 साल से कम उम्र के छात्रों के बीच कोविड महामारी के कारण सीखने की खाई को पाटने के लिए एनम एजुथम योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो 2025 तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। इसे अजिन जीवक्कम पंचायत यूनियन मिडिल स्कूल तिरुवल्लूर में एक कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था। तो यहीं आपको ध्यान सिर्फ ये रखना है कि जो योजना है एनम एजुथम ये किस राज्य से संबंधित है, तो तमिलनाडु से संबंधित है और इसका उद्देश्य क्या है, तो 2025 तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता सुनिश्चित करना 8 साल से कम उम्र के बच्चों को, ये उसका जो है उद्देश्य है। तो ध्यान रखेंगे तमिलनाडु से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत कोटा स्थापित किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 10%। दोस्तों अग्निपथ जो योजना केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई, इसका जो है एक बड़ी संख्या में विरोध हो रहा है। आप लोगों को पता होगा कि कई जगहों पर जो है आगजनी की गई, इसके अलावा तोड़ फोड़ से लेकर के भारी संख्या में जो देश के युवा हैं विरोध कर रहे हैं इस योजना का। तो इसी के चलते जो है कुछ बदलाव जो है इस योजना के तहत किया गया है। अभी जो है इसकी जो आयु सीमा थी अधिकतम वो जो है 21 वर्ष से बढ़ा करके 23 वर्ष की गई, सिर्फ 1 साल के लिए। और इसके बाद ही एक और इसमें बदलाव किया गया कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स भर्ती में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने CAPF और असम राइफल्स में अग्निवीरों को 3 साल की छूट देने का भी फैसला किया, जिनकी उम्र 17.5 और 21 के बीच है। विशेष रूप से भर्ती के प्रारंभिक वर्ग को अधिकतम आयु सीमा पर 5 साल का विस्तार दिया जाएगा। तो दोस्तों ये जो है बदलाव किया गया है अग्निपथ योजना के तहत कि जो अग्निवीर होंगे यानी जो युवा अग्निपथ योजना में भर्ती होंगे उन्हें जो है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF और असम राइफल्स जो भर्ती होगी उसमें 10% का आरक्षण दिया जाएगा। ऐसी घोषणा जो है की गई है केंद्र सरकार की ओर से इस योजना के रिगार्डिंग। अगला क्वेश्चन है, हरिचंद का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो ये एक प्रसिद्ध धावक थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों ये जो हरिचंद थे ये 2 बार ओलंपिक और 2 बार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले थे। इनका जो है निधन जालंधर में हो गया है। हरिचंद ने 1978 के बैंकॉक एशियाड में 5000 और 10,000 मीटर का स्वर्ण पदक जीता और सियोल में 1975 की एशियाई चैंपियनशिप में 10,000 मीटर का खिताब भी जीता। हरिचंद का निधन जो है 69 वर्ष की आयु में हुआ है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जो हरिचंद हैं ये कौन थे? ये एक प्रसिद्ध धावक थे। इन्होंने 2 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता और 2 बार एशियाई खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो ध्यान रखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हरिचंद ये एक धावक थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी लद्दाख में। भारत के लद्दाख राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया। वर्ष 2020 में लद्दाख में जो है 1104 के बाद अरुणाचल प्रदेश रहा जहां पर 1011, इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह जहां पर 984, इसके बाद त्रिपुरा 974, इसके बाद केरल 969 जो है दर्ज किया गया। पंजीकृत जन्म दर में लक्षद्वीप, बिहार, हरियाणा, सिक्किम, मध्य प्रदेश और राजस्थान में वृद्धि दर्ज की गई है।
बिहार में सबसे अधिक जो है मृत्यु दर है 18.3%, इसके बाद महाराष्ट्र में 16.6% और इसके बाद असम में 14.7% की जो है वृद्धि दर देखी गई है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जो है सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया, तो ये आंसर हो जाएगा आपका लद्दाख में। और कितना, तो 1104। इसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों ये थे 20 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को, क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये रहा कल का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी पेश करने वाला पहला देश कौन सा बना। इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, कनाडा। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। दोस्तों कुछ स्टूडेंट हैं जो कि रेगुलर आंसर करते हैं, लेकिन सभी लोगों को जो है जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उसका आंसर करना है, तभी जो है आपको वो क्वेश्चन अच्छे से याद रहेंगे। तो ये रहा आज का क्वेश्चन, हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना। इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।